हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हम आदिकाल के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, आदिकाल के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। ये हमारा दूसरा चैप्टर है आदिकाल का। ठीक है, दूसरा चैप्टर है आदिकाल का और मैंने 150 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। हर एक क्लास में हम 25-25 क्वेश्चन कर रहे हैं। आज ये अपनी 7वीं क्लास है भाई। ठीक है, तो 7वीं क्लास का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा। 151वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है। भाई नहीं पूछा कौन सी रचना नहीं है, तो 3 तो इनकी होगी, एक नहीं होगी। तो कीर्ति पताका, बी पदावली, सी कीर्तिलता, डी जयमंक जस चंद्रिका। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, विद्यापति की ये रचना नहीं है। कीर्ति पताका, कीर्तिलता और पदावली विद्यापति की ही रचना है। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। जयमंक जस चंद्रिका विद्यापति की रचना नहीं है, बल्कि यह मधुकर भट्ट की रचना है। किसकी है भाई? जयमंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की रचना रहेगी। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली विद्यापति की रचनाएं हैं। पदावली आदिकालीन कवि विद्यापति के प्रसिद्धि का क्या है? आधार है। ये भी प्रसिद्धि का आधार कौन सी रचना? विद्यापति की पदावली। अगला क्वेश्चन है 52वां, बीसल देवरासो। 152वां क्वेश्चन है, बीसल देवरासो के रचनाकार कौन है? ठीक है, बीसल देवरासो के रचनाकार बताना भाई कौन है। तो ए नरपति नाल, बी चंद्रबरदाई, सी धनपाल आएगा भाई, यहाँ पे घनपाल नहीं है। डी जयनायक। ठीक है, तो भाई ए ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। बीसल देवरासो के नरपति नाल क्या है? रचनाकार रहेंगे। बीसल देवरासो के रचनाकार नरपति नाल है। रचनाकार और रचना, ठीक है। चंद्रबरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो है। धनपाल की कौन सी है? भविष्यत का है। और जयनायक की पृथ्वीराज विजय भाई। ठीक है, पृथ्वीराज विजय है। 153वां क्वेश्चन है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? ठीक है, किसके आश्रित कवि थे ये हमें बताना है। राज सिंह के, नरसिंह के, शिव सिंह के या कीर्ति सिंह के? तो भाई शिव सिंह के क्या थे? दरबारी आश्रित कवि थे, आश्रित कवि थे भाई। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, उसमें लिखा है विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान में थे। आगे क्वेश्चन है 154वां, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? जो पृथ्वीराज था वो किसके प्रति अनुरक्त था भाई, ये हमें बताना है। तो ए पद्मिनी, बी कमलिनी, सी संयोगिता या डी चंद्रिका। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, पृथ्वीराज भाई संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। तो सी ऑप्शन ठीक है, पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। पृथ्वीराज की वीरता तथा परिणय कथा को आधार बनाकर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की, जबकि पद्मिनी जायसीकृत पद्मावत की नायिका है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? कल भी क्वेश्चन आया था ये। ए कठिन साधना, बी अडिंग योग साधना, सी हठपूरक योग या डी है का अर्थ सूर्य और ठय का अर्थ चंद्र, दोनों का योग क्या कहलाता है? हठ योग भाई। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। डी ऑप्शन ठीक है। नाथ संप्रदाय में हठ योग है का अर्थ सूर्य और ठय का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं भाई। 156वां क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? नहीं है भाई, ये बताना जो सिद्ध साहित्य में नहीं है वो बताना हमें। ठीक है, सैरपा, बी कुकरीपा, सी सबरपा या डी गोपीचंद्र। तो गोपीचंद्र क्या है? सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है भाई। गोपीचंद्र का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं, जबकि सैरपा, कुकरीपा एवं सबरपा का संबंध सिद्ध साहित्य से रहेगा। 157वां क्वेश्चन है, राउल बेल किस तरह की रचना है? जो राउल बेल है भाई वो किस तरह की रचना है ये हमें बताना है। तो ए ऑप्शन गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है,
बी शुद्ध काव्य है, सी नाटक है, या डी प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य। तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन होने लग रहे हैं। तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। जो राउल बेल है वो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है भाई। तो ये ऑप्शन ठीक रहेगा अपना 157वें क्वेश्चन का। आदिकालीन ग्रंथ राउल बेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू कृति है, जिसके रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि है। राउल बेल क्या है? शिलांकित कृति है। क्या है भाई? शिलांकित कृति है राउल बेल। अगला क्वेश्चन है 158वां। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? ठीक है, शालिभद्र सूरी को भाई हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ठीक है, कौन से इतिहासकार ने माना है, ये हमें बताना है। तो ऊपर ऑप्शन है, देखते हैं यहाँ पे। तो ए गणपति चंद्र गुप्त, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, या डी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। शालिभद्र सूरी को भाई डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो यहाँ पे देखते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया। विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि इस प्रकार है। ठीक है, विद्वान और प्रथम कवि यहाँ पे दे रखे। राहुल संस्कृत्यायन ने भाई शेरपा को प्रथम कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। शिव सिंह सैंगर ने पुण्य या पुंड को माना है। ठीक है, और पुष्प भी कहीं लिखा आता है, पुष्प। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान या अद्यमान को माना है भाई। जिन्होंने संदेश रासक लिखा है उसको माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दुआ कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता है। यह कथन किसका? कल भी क्वेश्चन आया था भैया। तो ए सुनीति कुमार चटर्जी का, बी रामचंद्र शुक्ल जी का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डी जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो भी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। यहाँ देख लेते हैं, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जा सकता है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। 160वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? ठीक है भाई, इनमें से कौन सा ऐसा कवि है जो आदिकाल से संबंधित नहीं है, वो हमें बताना है। तो ए अमीर खुसरो, बी विद्यापति, सी हेमचंद्र, या डी गदाधर। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। गदाधर क्या है? आदिकाल से संबंधित कवि नहीं है भाई। गदाधर कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है। ये दक्षिण ब्राह्मण थे। कौन थे भाई? दक्षिण ब्राह्मण थे, और तेलंग देश आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत में आए थे। इनके जन्म का समय ठीक से पता नहीं, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। ठीक है, जो गदाधर भट्ट है जी, भट्ट है, वो जो चैतन्य महाप्रभु हुए हैं हमारे, उनको क्या था? भागवत सुनाया करते थे गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि है। किसके भी? ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि है। ये भक्ति काल के अंतर्गत गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि थे। ठीक है भाई, भक्ति काल के अंतर्गत गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि रहे हैं, जबकि अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र ये आदिकाल से संबंधित है भाई। 161वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? ठीक है भाई, इनमें से कौन सा कवि जो रासो ग्रंथकार नहीं है वो हमें बताना है। तो ए विद्याधर, बी भट्ट केदार, सी श्रीधर, डी जगनीक। तो ए विद्याधर क्या है? रासो ग्रंथकार नहीं है भाई। विद्याधर रासो ग्रंथकार नहीं है, जबकि भट्ट केदार, श्रीधर और जगनीक रासो साहित्य के प्रमुख कवि है। जगनीक ने परमार रासो, आलाखंड, श्रीधर ने रणमल छंद तथा भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का उल्लेख वीर गाथा काल के अंतर्गत किया है। 162वां क्वेश्चन है, भला हुआ जो मारिया बहनी हमारा कंतु पंक्ति का रचनाकार कौन है? क्या भी भला हुआ जो मारिया बहनी हमारा कंतु पंक्ति का रचनाकार कौन है, ये हमें बताना है। तो ए अब्दुल रहमान, बी हेमचंद्र, सी दामोदर शर्मा, या डी भट्ट केदार। तो भाई इस पंक्ति के रचनाकार रहेंगे हेमचंद्र। कौन रहेंगे? हेमचंद्र। यहाँ पे देखते हैं, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा।
भला हुआ जो मारिया बहनी हमारा कंतु पंक्ति के रचनाकार हेमचंद्र है। इनका व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं कुमार पाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदानुशासन और देसी नाम वाला कोश भाई। 163वां क्वेश्चन है, चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है। भाई जो चंद्र बरदाई है, ठीक है, उसको हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है। तो ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी राम कुमार वर्मा ने या डी नगेंद्र ने। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई को माना है। शुक्ल जी ने लिखा है, चंद्र बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। राम कुमार वर्मा अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं भाई। 164वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है। ठीक है भाई, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नामवर सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल या डी रामविलास शर्मा। तो अपना सी ऑप्शन ठीक रहेगा। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ऊपर भी अभी ये क्वेश्चन था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक है। जिसके लेखक चंद्र बरदाई को वे प्रथम महाकवि मानते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंद का प्रयोग किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। यह पेपर में पूछा जाता है। इसको चंद्र बरदाई के पुत्र जलहन ने पूरा किया था। किसको भी, पृथ्वीराज रासो को। 165वां क्वेश्चन है, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार चर्या पद और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध है। तो भाई ए सरप्पा, बी कणप्पा, सी डोंबिप्पा या डी कमरिप्पा। तो राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार चर्या पद और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन है। तो सरप्पा रहेंगे राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार भाई। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार चर्या पद और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध है सरप्पा। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है भाई इसको, सरप्पा को। अगला क्वेश्चन है मोरा। 166वां क्वेश्चन है, मोरा जोबना नवरेला भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सुनी सेज द्रावण लागे विरहा अग्नि मोही डस डस जाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है। क्या भाई, मोरा जोबना नवेरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सुनी सेज द्रावण लागे विरहा अग्नि मोही डस डस जाए। तो ये जो पंक्तियां हैं ये इकट्ठी भी पूछ ली जाती है और कई पेपर में अलग अलग भी पूछ ली जाती है भाई। तो ए ऑप्शन अमीर खुसरो, बी ऑप्शन विद्यापति, सी ऑप्शन मलिक मोहम्मद जायसी या डी ऑप्शन कबीर। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, अमीर खुसरो की ये पंक्तियां रहेंगी भाई। तो ए ऑप्शन ठीक है। पंक्ति और कवि, मोरा जोबना नवेला भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी कस मोरी माल, सुनी सेज द्रावण लागी बिरहा अग्नि मोही डस डस जावे। अमीर खुसरो की पंक्तियां रहेगी, विद्यापति नहीं आएंगे यहाँ पे। आगे देसिल बेना सब जन मिठा ते जपो अवट्टा, ये है विद्यापति की। प्रेम कथा यही बातें विच राहु बूझी ले जो बूझी पारू, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रहेगी पंक्तियां। 167वां क्वेश्चन है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है। तो ये व्याकरण संबंधी ग्रंथ है, ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है या सी साहित्यिक या डी धार्मिक। तो अभी ऊपर भी आता है, ये व्याकरण संबंधित ग्रंथ है भाई सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। ये ऑप्शन ठीक रहेगा। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। इसके लेखक हेमचंद्र जी हैं। हेमचंद्र की अन्य रचनाएं काव्य अनुशासन, शब्दानुशासन है। आचार्य हेमचंद्र संस्कृत के अंतिम महाव्याकरण थे और महापंडित थे। अतः हेमचंद्र को कलिकाल सर्वस्व कहा जाता। क्या कहा जाता भी, हेमचंद्र को कलिकाल सर्वस्व कहा जाता है। 168वां क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है भाई, सही अनुक्रम हमें बताना है। तो आप सभी को पता है राहुल सांस्कृत्यायन ने सबसे पहले सरप्पा को माना है। सरप्पा सबसे पहले थे, तो दो ये कट जाएंगे, ए और डी हमारे पास रह जाएगा। सरप्पा के बाद भाई लुई पाएंगे, तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं इनका सही अनुक्रम। सरप्पा 7वीं 8वीं शताब्दी में माना जाता है इनको।
7वीं 8वीं सती सिरप्पा की मानी जाती है भाई। इसमें इनका जन्म हुआ था। लुइपा 8वीं सती, पुष्पदंत 10वीं सती, अद्यमान 12वीं सती। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। आगे क्वेश्चन है, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है। ठीक है भाई, जो सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल जी के कौन से कथन बिल्कुल सही है ये हमें बताना है। तो देखते हैं भाई कौन से कथन इनके बिल्कुल सही है सिद्धों से संबंधित। तो ए, ब्रजयान में आकर महासुखवाद का परिवर्तन हुआ, बिल्कुल ठीक है। व्रजयान में आकर क्या था, महासुखवाद का परिवर्तन हुआ था, बिल्कुल ठीक है भैया। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकलता, ये बिल्कुल गलत है। नाथ पंथ क्या सिद्धों की परंपरा से ही निकलता है भाई। ठीक है, सिद्धों का साहित्यिक शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये बिल्कुल ठीक है। जो सिद्धों का साहित्य वो शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। सिद्धों की वाणियाँ सांकेतिक नहीं है, ये क्या है, गलत है। तो ए और सी हमारा ठीक रहेगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, ए और सी इसमें ही है, ए ऑप्शन ठीक रहेगा। सिद्धों से संबंधित ए और सी रामचंद्र शुक्ल के कथन सही है। व्रजयान में आकर महासुखवाद का परिवर्तन हुआ तथा सिद्धों का शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये ऐसा शुक्ल जी का कथन है। जबकि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही निकला है और सिद्धों की वाणियाँ सांकेतिक है भाई। 170वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, अभी काव्य पंक्तियां दे रखी है और उनके रचनाकारों के साथ इसको सुमेलित करना है। पंडित सैल सत्य बखाणे देही बुद्धि बसंत न जाने, तो सिरप्पा की पंक्ति रहेगी। 1 बाहर बरिस ले कुकर जीवे जिये ओ तेरे ले सिहार। भाई ये नीचे देखना पड़ेगा इधर। तो इनको हम एक बार में ही मिला लेते हैं इकट्ठे एक साथ ही। यहाँ पे है, देखते हैं। पंडित असल सत्य बखाणे देही बुद्ध बसंत न जाने, तो सिरप्पा की पंक्तियाँ रहेगी। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सिहार, ये जगनिक की रहेगी भाई। बड़ कौशल तुम राधे निकल कन्हाई लोचन आधे, तो ये विद्यापति की रहेगी। जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्मू हमारा, तो ये रैदास की पंक्ति रहेगी भाई। जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्मू हमारा, तो रैदास की पंक्तियाँ काफी बार पेपर में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 171वां, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले सिरप्पा आएंगे, फिर पुष्पदत्त, फिर अद्यमान, फिर हेमचंद्र। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। यहाँ पे देखते हैं, सिरप्पा का जन्म देखो 7वीं और 8वीं सदी माना है, ऊपर भी बताया गया है। यहाँ पे 779 ईस्वी है। ठीक है, पुष्पदंत की 10वीं सदी, अद्यमान की 12वीं सदी, हेमचंद्र की भी 12वीं सदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 172वां, यंत्री का लड़बड़ा जिब्बा का फुहड़ा, काच का जति मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी, गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो। क्या भाई, यंत्री का लड़बड़ा जिब्बा का फुहड़ा, काच का जति मुख का सती, जो सतपुरुषो उत्तमो कथी, गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है भाई। तो देखते हैं आगे नीचे क्या, नीचे कूट दिए गए सही उत्तर हमें बताना है भाई। ठीक है, तो सही उत्तर हमें बताना है। तो देखते हैं इसमें से सही क्या है। ए ऑप्शन संयमी हो, बिल्कुल ठीक है। तो एक किस में है, तो भाई एक सभी इसमें भी है, सी में नहीं है, इसलिए सी कट जाएगा। ठीक है, इंद्रिय दमन करने वाला हो, तो ए और 2 तो ठीक है। कूट भाषा बोलने वाला हो, नहीं भाई। महासुखवादी हो, नहीं। तो ए और बी नहीं, ए और 2 ठीक है। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। 1 और 2 डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। दी गई काव्य पंक्तियों के आधार पर गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो पहले संयमी हो तथा दूसरा इंद्रिय दमन करने वाला हो। अतः कूटों में विकल्प डी सही रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 173वां क्वेश्चन है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वह शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है। तो एक मुनि जिन विजय का, बी रामचंद्र शुक्ल जी का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डी धीरेन्द्र वर्मा का। तो
बी ऑप्शन ठीक रहेगा, रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन रहेगा भाई। देखते हैं यहाँ पे, बी ऑप्शन ठीक है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं आते, वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जबकि मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और धीरेन्द्र वर्मा का संबंध इस कथन से नहीं है भाई। 174वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? तो जो नहीं है वो हमें बतानी है। ए आदि पुराण, बी योगसार, सी जसहरचर्यु या डी उत्तर पुराण। तो देखते हैं इसमें से कौन सी नहीं है वो बतानी। तो भाई पुष्पदंत की कौन कौन सी है? आदि पुराण और जसहरचर्यु, ठीक है। योगसार उत्तर पुराण नहीं है, तो ए और सी तो इसमें है ही नहीं भी किसी में भी। तो नीचे देखते हैं, आयोग ने इस प्रश्न में सबको समान अंक दिए। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं 63 महापुरुष है, गुणालंकार है, नय कुमार चर्यु है, जसहरचर्यु है, ठीक है। तो ऊपर ऑप्शन क्या है? गलत दे रखे हैं भाई। पुष्पदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है भाई। 175वां क्वेश्चन है और आज की अपनी इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा दहरी का नासूर। क्या भाई? इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा दहरी का नासूर। तो अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? तो सन्यासी, बी कुआ, सी खंडर या डी प्रेमी। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, कुआ। बी ऑप्शन अपना ठीक है। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली का अभिप्राय कुआ है। अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पहेलियां देख लो भी, जो पेपर में पूछी जाती है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो क्या होता है? आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मरी पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो क्या होता है? दीपक होता है ये। अर्थ तय जिसका बूझेगा, मुख देखो तो सूझेगा। तो ये दर्पण है। तो अब जैसे 2024 का पेपर हुआ था जो यूजीसी नेट का, उसमें ये जो इनकी अमीर खुसरो की ये थी ना पहेलियाँ, ये पूछ रखी थी और मिलान में था भाई ये। इनके रचित ग्रंथ हैं अमीर खुसरो के खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखने और गजल आदि भाई। तो इसी के साथ भाई अपनी आज की क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में 25 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है भाई। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।